ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। अपन पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। उसमें अपन ने कंप्लीट कर लिया ईसीटी। ईसीटी के बाद में अपन ने सेकंड स्टार्ट किया साइकोथेरेपी। और प्रीवियस क्लास में मैंने बताया कि साइकोथेरेपी एक थेरापेटिक रिलेशनशिप होता है पेशेंट और थेरापिस्ट के बीच में, साइकोथेरापिस्ट के बीच में, ठीक है। जो एक एडजुवेंट थेरेपी है, एडजुवेंट थेरेपी का मतलब आप यूँ समझो कि साथ में दी जाती है, ठीक है। मतलब जो ये साइकोथेरेपी है साथ में चलती रहती है, उधर मेडिकेशन साइको फार्माकोथेरेपी उसके साथ में चलती रहती है, ठीक है। एडजुवेंट थेरेपी मतलब साथ साथ में ये भी चलती रहती जैसे आप पेशेंट को साइकोलॉजी सपोर्ट देते हो वैसे ही अभी समझ जाओगे। ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्लासिफिकेशन से एनलिस्ट करवा दिया था, उसमें हेडिंग सब हेडिंग का ध्यान रखिएगा। आज अपन उसमें फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी थोड़ा लेंथी है, इसको मैं थोड़ा स्पीड से लूँगा, तो हर वर्ड पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि एक क्लास जो ऑनलाइन क्लासेज होती है उसके अंदर एक जो टॉपिक होता है वो टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो हेडिंग सब हेडिंग का ध्यान रखिएगा आपको, इसीलिए मैंने क्लासिफिकेशन सबसे पहले एनलिस्ट करवाया था, ठीक है। आज अपन डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी क्या होती है, यहाँ जहाँ पर इंडिविजुअल मतलब एक, तो यहाँ पर एक पेशेंट रहेगा और एक थेरापिस्ट रहेगा, ठीक है। साइकोथेरापिस्ट बोलो चाहे थेरापिस्ट बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो इंडिविजुअल के अंदर एक पेशेंट और एक थेरापिस्ट रहेगा। अपन थोड़ा स्पीड से बात करेंगे, थोड़ा मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। आप इसको बढ़ा चढ़ा के लिख लीजिएगा, जो भी हेडिंग सब हेडिंग आपको पता है कि समझ में आ जाती है आप उसको लिख सकते हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो। ओके, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी के अंदर मैंने आपको कल इन्वेस्ट करवाया तो इसमें देख लीजिएगा। फर्स्ट वन है साइको एनालिटिक थेरेपी, ठीक है। साइको एनालिटिक थेरेपी ये आपको पता है कि सिगमंड फ्राइड ने दी थी, ठीक है। और ये 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेसिस से आधारित है, ठीक है। अपन यहाँ पर कोई ये साइको एनालिटिक थ्योरी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। जब आ गई तो इसके बारे में थोड़ा आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी को कंप्लीट करेंगे। जो साइको एनालिटिक थ्योरी है ये 5 प्रिंसिपल्स है, ठीक है। इसके पांच प्रिंसिपल्स देखिएगा। फर्स्ट वन थ्योरी ऑफ माइंड या फिर लेवल ऑफ माइंड बोलो, ठीक है। सेकंड वन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, और थर्ड वन है डिफेंस मैकेनिज्म, और फोर्थ वन देखिएगा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, और फिफ्थ वन ड्रीम स्टेट, ठीक है। हेडिंग सब हेडिंग का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वन अपन स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ माइंड या लेवल ऑफ माइंड। इसके अंदर आइसबर्ग मॉडल है, ठीक है। आइसबर्ग मॉडल से समझिएगा, जैसे मान लो कि ये मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू समझा है। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है और इसके अंदर कोई भी आइस का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है। जो बर्फ का टुकड़ा बाहर की तरफ दिख रहा है, ठीक है, वो कॉन्शियस है, ठीक है। जो बिल्कुल लेवल, जो वाटर के लेवल तक है वो सेमी कॉन्शियस, और वाटर के जो अंदर वाला पार्ट है वो अनकॉन्शियस। तो ऐसे ही इसके अंदर थ्योरी ऑफ माइंड, लेवल ऑफ माइंड के अंदर भी कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये 3 चीज़ें देखते हैं अपन, ठीक है। आपको पता है कि जो एक पर्सन है, एक आदमी अपने दिमाग का 1 से 2% यूज करता है, ठीक है। आइंस्टीन ने 6% यूज किया था अपने दिमाग का। तो यहाँ पर माइंड और लेवल से अपन ये 3 वर्ड डिस्कस करेंगे, कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिएगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। इसमें इड, ईगो और सुपर ईगो, ये 3 ध्यान रखिएगा। आपको पता है साइकोलॉजी में पढ़े हुए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो दोबारा से बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार रिमेंबर कर लीजिएगा। इड में जो बंदा रहता है वो बिल्कुल सेल्फिश रहता है। डायरेक्ट एग्जांपल जो आपने आम वाला बगीचे वाला एग्जांपल देखा था, वही एग्जांपल इड के अंदर जो बंदा है सेल्फिश रहता है। बच्चे को अमरूद आम दिखते ही वो जिद करने लग जाता है, ठीक है, कि मुझे आम चाहिए, ठीक है, सेल्फिश। वहीं पर वो कोई टाइम नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। कोई भी मान लो बच्चा कहता है कि अभी मुझे शादी कराओ, ठीक है, तो बिल्कुल वहाँ पर जब जिद करने लग जाए वो आता है इड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया ईगो। ईगो में यहाँ पर बंदा जो है सेकेंडरी प्रोसेस है, मैंने बताई ये थिंकिंग की। ईगो के अंदर थोड़ा बहुत वेट करता है, ठीक है। जो बगीचे का मालिक है उसको जाने के बाद में अपन अमरूद खा लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर रहा है, मतलब समझदारी दिखा रहा है। और यहाँ पर सुपर ईगो के अंदर बंदा कहीं नहीं यार अमरूद नहीं खाएंगे, अपने खेत का नहीं, अपने खेत नहीं है दूसरा खेत है, तो अपना खेत में ही खाएंगे, ठीक है। ऑल दैट जो भी है। या फिर जो शादी वाला एग्जांपल था, ईड के अंदर बंदा बोल देता है कि अभी मेरी तुरंत शादी कराओ, आज की आज ही कराओ, ठीक है। ईगो के अंदर नहीं, थोड़ा बड़ा होने के बाद हम करा देंगे। और यहाँ पे सुपर ईगो में नहीं, जो माँ बाप करेंगे उस टाइम पे करवा देंगे, ठीक है, उम्र होगी तब करवा देंगे। ऑल दैट जो भी है आपको पता है, ठीक है। एक बार अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट थर्ड वन देखिएगा डिफेंस मैकेनिज्म। यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म अपन पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जब डिफेंस मैकेनिज्म आ गया तो इसके मैं एग्जांपल्स की भी बात करूँगा, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी क्षमता एक पर्सन की जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड करे, ठीक है, मतलब बचाव, कैसे बचे उससे। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है, देखिएगा। मैं हर वर्ड को डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, इसमें मैंने लिखा नहीं है क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल साइकोथेरेपी।
ठीक है, ये आ गई, ये जो 5 प्रिंसिपल्स है साइको एनालिटिक थ्योरी के, तब जाके आ गया, और इसके अंदर बताना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल्स के थ्रू बताइएगा। देखिएगा, कंपनसेशन फर्स्ट वन है कंपनसेशन। कंपनसेशन को आप कैसे समझोगे? जैसे मान लो कि जो सचिन है 10वीं क्लास के अंदर फेल हो गया, ठीक है, और लेकिन आज क्रिकेट का मास्टर है। ठीक है, जो जिस काम के अंदर फेल हो चुका वो दूसरे काम के अंदर अपना 100% दे दे, ठीक है, उसको बोलोगे आप कंपनसेशन। ठीक है, मतलब व्यक्ति की जो भी कमजोरी है उसकी पूर्ति को दूसरे काम के अंदर कर दे, समझ रहे हो? कंपनसेशन। डेनाइल आप बोलोगे कि रियलिटी को स्वीकार ही नहीं करे, जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर डाबड़ा पढ़ा था। ठीक है, डेनाइल मतलब मना ही कर दे, नकार ही दे। ठीक है, नहीं, रियलिटी को कोई स्वीकार नहीं करता, बिल्कुल मना ही कर देता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे आप। ठीक है, मतलब उससे हटकर, ठीक है, किसी और का गुस्सा घर आके कोई बीवी बच्चे पे निकालता है। ठीक है, आप बाजार मार्केट या फिर जॉब से आए हो, ड्यूटी से आए हो, ऑफिस से, ठीक है, वहाँ पर आप किसी चीज़ से इरिटेट थे, परेशान थे, और घर आकर बीवी बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे हो। ठीक है, वो है डिस्प्लेसमेंट। फिक्सेशन, फिक्सेशन की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा, पर्सन है उसने बिल्कुल फिक्स कर लिया। ठीक है, फिक्सेशन जैसे पर्सन खुद मेच्योर है, बिल्कुल फुली मेच्योर है, लेकिन फिर भी वो इमेच्योर पर्सन जैसा बिहेवियर शो करता है। ठीक है, जैसे नेल बाइटिंग करते रहते हैं, अपन नाखून काटते रहते हैं, थंब सकिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो वो फिक्सेशन, मतलब कोई भी काम है बिल्कुल फिक्स कर लिया, अपन मेच्योर है फिर भी अनमेच्योर जैसी हरकतें करते हैं। ठीक है, नेल बाइटिंग वगैरह, जो भी है थंब सकिंग वगैरह। नेक्स्ट वन है फंटासी। फंटासी एक क्या है? फंटासिक वर्ड, काल्पनिक दुनिया देखना। ठीक है, मतलब कल्पना करना है कि ऐसे अपन सोचते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं कि अपन भी ऐसा ही बन जाए। ठीक है, अपन सर्जन बन जाए, अपन क्या नाम है डॉक्टर बन जाए। ठीक है, लेकिन उस फील्ड की कोई तैयारी नहीं है, अपन मेडिकल फील्ड में है ही नहीं, लेकिन ऐसी कल्पना कर रहा है, झूठी कल्पना, कि अपन सर्जन बन जाए काश। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के अंदर जैसे मान लो कि एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ अदर। ठीक है, आइडेंटिफाई करना मतलब कॉपी करना। ठीक है, जैसे हीरो हीरोइन की नकल करता है। ठीक है, कोई हेयर स्टाइल करता है सलमान खान की, वो आइडेंटिफिकेशंस के अंदर है। नेक्स्ट वन है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के अंदर देखिएगा, जैसे खुद की गलतियां दूसरों में देखता है कोई। ठीक है, मैं नहीं, वो भी तो गलत है, मैं भी करूँगा। ठीक है, उसको भी बोलो, मेरे को क्यों बोल रहे हो, वो भी गलत है, ऑल दैट। ठीक है, वो है प्रोजेक्शन। ठीक है, मतलब दूसरों से क्या लेना देना, दूसरा गलती करता है करने दो। तो इसके अंदर जो प्रोजेक्शन है, दूसरों की गलती भी देखता है वो। ठीक है, उसको भी बोलो, मेरे को क्यों बोल रहे हो। ठीक है, वो भी तो गलत कर रहा है। उसके बाद में रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन के अंदर जब बंदा एग्जाम्स के अंदर फेल हो जाता है तो दोष टीचर को देता है। ठीक है, कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, सही नहीं पढ़ाया, ऑल दैट जो भी है। ठीक है, कि मैं क्या करूँ, मैं तो पढ़ाई किया था लेकिन टीचर ही सही नहीं थे, स्कूल सही नहीं थी, कॉलेज सही नहीं थी। ठीक है, टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करवाया। ठीक है, खुद का दोस्त दूसरों पे सौंप देता है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा रिग्रेशन। रिग्रेशन के अंदर जो चाइल्ड लाइक बिहेवियर, जो बचपन का बिहेवियर है, वैसा व्यवहार मेच्योर होने के बाद में भी शो करता है। ठीक है, बच्चों जैसी हरकतें बाद में भी शो करता है। बच्चों को व्यवहार जैसे बाई नहीं चलते थे, ठीक है, घुटनों से चल रहे तो बाद में भी घुटनों से चले। ठीक है, छोटे बच्चे जैसे थोड़ा हकला के बोलते हैं, उसी प्रकार से बाद में बोले, मतलब बच्चों जैसी हरकतें करना बड़ा होने के बाद में भी। ओके, खुद की लाइफ, जो खुद की चाइल्ड लाइफ थी वही शो करना बाद में। नेक्स्ट वन है रिप्रेशन। ये मैंने अलग अलग बताए हैं दोनों, देखिएगा। रिग्रेशन अभी बता दिया कि जो चाइल्ड लाइक बिहेवियर करना, ठीक है, बचपन का व्यवहार करता है। और ये है रिप्रेशन। रिप्रेशन है कि मतलब सेलेक्टिव फॉरगेटिंग इसको बोल सकते हैं अपन। और सेलेक्टिव फॉरगेटिंग का ऐसे समझिएगा कि बहाना बनाता है पेशेंट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मेमोरी टू अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, भूल जाता है, बहाना बना लेता है। ठीक है, इसलिए इसको सेलेक्टिव फॉरगेटिंग बोलते हैं। रिप्रेशन, ट्रांसफरेशन ऑफ द मेमोरी टू अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, मतलब भूलना, उस बात को फॉरगेट करना, तो इसीलिए उसको सेलेक्टिव फॉरगेटिंग भी बोल सकते हैं आप रिप्रेशन को, मतलब उस चीज़ को भूलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा, इधर है रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर जो बंदा है, जो पर्सन है, वो हकीकत को छुपाने लगता है। ठीक है, जैसे मैं डायरेक्ट ऐसे बताऊं कि जो सास बहू में लड़ाई होती रहती है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कोई रिलेटिव आ जाता है तो वो हकीकत को छुपा जाती है, मतलब मिलजुल के रहने लग जाती है। ठीक है, ताकि उसको पता नहीं चले।
ठीक है। जो भी मतलब अनएक्सेप्टेबल या फिर अनडिजायर्ड जो फीलिंग्स है उसको सप्रेस कर देते हैं, और डिजायर्ड जो एक्सेप्टेबल फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर देते हैं दूसरों के सामने, ठीक है। जो डायरेक्ट ऐसे समझिएगा हकीकत को छुपाना, ठीक है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट वन है सब्लिमिशन। तो सब्लिमिशंस के अंदर मतलब जो भी है पेशेंट्स को एंजाइटी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, उसको उस गुस्से को कोई अच्छे काम के अंदर पेशेंट निकाल, जो पर्सन उसको अच्छे काम के अंदर निकालता है, ठीक है। वो इसलिए निकालता है कि वो समाज में बुरा भी ना लगे, ठीक है। तो इसको आप बता सकते हो कि रिलीव एंजाइटी बाय सोशल एक्सेप्टेंस बिहेवियर, ठीक है। अपने गुस्से को किसी ऐसे अच्छे काम के अंदर निकालना जो सोसाइटी में भी अच्छा लगे, समाज में भी अच्छा लगे, परिवार में भी अच्छा लगे, ऐसे में, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिएगा सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट के अंदर बंदा जो है बिल्कुल खुद को प्रतिस्थापन कर लेता है, ठीक है, कि यार एमबीबीएस ना सही नर्सिंग ही कर लेते हैं, ठीक है। एमबीबीएस नहीं कर सकते, पीएमटी की तैयारी नहीं कर सकते, चलो नर्सिंग कर लेते हैं, ठीक है। बीएससी नर्सिंग नहीं, चलो जीएनएम कर लेते हैं, ऑल दैट प्रतिस्थापन, ठीक है। ओके, उसके बाद में ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस के अंदर वर्ड से ही पता लग रहा है सभी में आपको, जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे जो कॉलेज के अंदर, नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर या किसी भी कॉलेजेस के अंदर बात करूँ, जो ओल्ड एज नर्सिंग स्टाफ होता है, ठीक है, ओल्ड एज नर्सिंग स्टाफ रहता है, वो अपने बेटे बेटी की तरह ही देखता है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। जो गर्ल्स रहती है, जो बॉयज़ रहते हैं, ठीक है, उनको अपने खुद के बेटे बेटी की तरह ही देखता है, ठीक है, कि अपने बेटे हैं, अपनी बेटी है, ठीक है। और जो ओल्ड एज पर्सनस की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है काउंटर ट्रांसफरेंस। ये मैंने ट्रांसफरेंस बताया। ट्रांसफरेंस क्या है कि जो भी ओल्ड एज पर्सन रहता है कॉलेज के अंदर, ठीक है, कोई फैकल्टी रहती है, वो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स रहते हैं, गर्ल्स बॉयज़, ठीक है, उसको खुद के बेटे बेटी की तरह ही देखता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया कि काउंटर ट्रांसफरेंस इसका जस्ट अपोजिट है ट्रांसफरेंस का, ठीक है। जो पेशेंट रहता है वो केयर टेकर को अपना भाई समझता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट आ रहा है। जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट मान लो, ठीक है, वो केयर टेकर को, जो नर्सेज रहती है, डॉक्टर से रहती है, उसको अपना भाई समझता है। या फिर स्कूल कॉलेज की बात करें तो स्टूडेंट्स रहते हैं, वो टीचर को अपना भाई समझते हैं, ठीक है, जस्ट अपोजिट ट्रांसफरेंस का। नेक्स्ट वन है विड्रॉल। अवॉइडेंस ऑफ द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ठीक है, मतलब विड्रॉल, भाग जाना यहाँ से, ठीक है। टेस्ट के नाम से ही कॉलेज नहीं आना, आज टेस्ट लगेगा उसके नाम से ही कॉलेज में नहीं आना, स्कूल भी नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, वहीं से ही विड्रॉल हो जाना, भाग जाना। इसके बाद में ये आपकी हो जाती है डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। ये चल रही है आपकी 5 प्रिंसिपल, जो मैंने थ्योरी ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, और जो डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद में है फोर्थ वन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी सिगमंड फ्राइड ने दी थी, ठीक है। इसके अंदर भी आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा, 0 से 1 साल तक ओरल स्टेज, 1 से 3 तक एनल स्टेज, 3 से 6 तक फेलिक स्टेज, 6 से प्यूबर्टी तक लेटेंट स्टेज, प्यूबर्टी से डेथ तक जेनेटल स्टेज, ठीक है। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। नेक्स्ट ड्रीम स्टेट। ड्रीम स्टेट के अंदर जो बंदा रहता है, ठीक है, जो पेशेंट की बात करूँ, ठीक है, अनफुलफिल आइडियाज़ को अपने ड्रीम स्टेट के अंदर ले जाता है, ठीक है, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाना, ठीक है, रोड टू कॉन्शियसनेस, ठीक है, मतलब सपने देखना, ठीक है, डायरेक्ट में बोलो कि सपने देखना। नेक्स्ट मैं इसके टेक्निक्स की बात करूं, टेक्निक ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी, ठीक है, इसके अंदर फ्री एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट ड्रीम एनालिसिस, री ओवल्यूशन या फिर री एजुकेशन और ट्रांसफरेंस। फ्री एसोसिएशन, फ्री एसोसिएशन को अपन बोलते हैं, कैथरिस भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आप फ्री एसोसिएशन याद रखिएगा। इसके अंदर अपन पेशेंट्स को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, फिर, ठीक है, कि अपने थॉट आप एक्सप्रेस करो, पेशेंट को बिल्कुल छूट दे देते हैं कि बोलिए क्या बात है, क्या दिक्कत है, आप बोलिए, खुल के बोलिए, ठीक है, बिल्कुल फ्री छोड़ दिया पेशेंट को, अलाउ द पेशेंट टू फ्रीली एक्सप्रेस द थॉट, ठीक है। उसके बाद में ये जो टेक्निक्स है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। फर्स्ट वन हो गया फ्री एसोसिएशन, सेकंड ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस के अंदर यहाँ पर जो पेशेंट्स की अपने फ्री एसोसिएशन किया है, पेशेंट जो बोला है कंप्लीट जो आपको बताया, उसके अंदर अपन पेशेंट के ड्रीम देखते हैं, ठीक है, ड्रीम एनालाइज करते हैं, ठीक है, पेशेंट क्या चाह रहा है, क्या सपने देख रहा है, ठीक है। उसके बाद में री ओवल्यूशन, री एजुकेशन, पेशेंट्स को री एजुकेशन, री ओवलेट करते हैं, और लास्ट के अंदर ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस के अंदर यूँ मानो कि जो भी अपन को गाइडलाइन देनी है, जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, जो भी आपको बताना है पेशेंट्स को, जो भी कहना है, ठीक है, फाइनली जो कहना है वो कह दो यहाँ पे ट्रांसफेरेंस के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी थी साइको एनालिटिक थ्योरी, ठीक है, जो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी की फर्स्ट थ्योरी है, साइको एनालिटिक थ्योरी। इसके अंदर मैंने 5 प्रिंसिपल्स बता दिए। नेक्स्ट वन है आपकी एब्रिएक्शन थ्योरी, ठीक है, आपको मैंने बताया या क्लासिफिकेशंस के अंदर देख लीजिएगा, सब हेडिंग के अंदर कंफ्यूज मत होना। एब्रिएक्शन थ्योरी सेकंड वन है साइको एनालिटिक की, ठीक है, नॉट साइको एनालिटिक की, इंडिविजुअल के अंदर थ्योरी सेकंड, ठीक है। एब्रिएक्शन
यहाँ पर एब्रिएक्शन हिप्नोसिस बाद में डिटेल से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको समझना जरूरी है। एब्रिएक्शन क्या होता है? अनप्लीजेंट या फिर अनडिजायर्ड हिडन एक्सपीरियंस ब्रॉट बैक इनटू कॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये जो पीटीएसडी रहता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स रहता है, ठीक है, या फिर डिजीज, उसको ट्रीट करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एब्रिएक्शन जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर यूँ समझिएगा कि मतलब याददाश्त दिलाते हैं पुरानी बातों को। ठीक है, पुरानी बातों की पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजीज। ठीक है, घर के अंदर कोई डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद में जो बंदा रहता है डिप्रेशन में चला जाता है, पीटीएसडी का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो उसको पुरानी बातों की यादाश्त दिलाते हैं। ठीक है, यही मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ओके भैया, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो वीडियो है वो बड़ा बनता जा रहा है, मैं स्पीड पकड़ रहा हूँ। वो आपको पता है कि जो ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बस इतना ही डिफरेंशियस है। मैं यहाँ पर स्पेशल फोकस की बात कर रहा हूँ। एब्रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि याददाश्त दिलाते हैं अपन पुरानी बातों की। उसके बाद में हिप्नोसिस। हिप्नोसिस जो है यूँ मानो कि अपने वश में करना। ठीक है, अपने जो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है हिप्नोसिस, ये बताने की जरूरत नहीं है, जिसका मतलब होता है स्लीप। यहाँ पर स्लीप का मतलब समझते बिल्कुल रेस्ट। ठीक है, और मैंने अभी बताया कि हिप्नोसिस मतलब अपने वश में करना। ठीक है, मतलब पेशेंट का पूरा ध्यान लगाते हैं। ठीक है, पूरा ध्यान लगाते हैं अपन पेशेंट का। और ये जो इंट्रोड्यूस की थी, सबसे पहले दी थी वो ब्राइड ने दी थी। और इसके अंदर जो मैंने लिखा है कि रिलैक्सेशन और सजेस्टिबिलिटी, आप पूरी लाइन लिखना। रिलैक्सेशन, पेशेंट को रिलैक्स करते हैं बिल्कुल, ये वर्ड ही मीनिंग ये स्लीप है। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहने देते हैं और उसको अपने वश में करते हैं। ठीक है, पूरा ध्यान लगाते हैं, पूरा जोर लगाते हैं। सजेस्टिबिलिटी, ये सारे वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सजेशन देते हैं। ठीक है, ये क्या बताना है इसके अंदर समझ में। और एग्जांपल्स की बात करूँ तो डायरेक्ट जैसे आगे आएंगे, हिस्टेरिया के अंदर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो पेरिफेरल अवेयरनेस है वो कम करते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए कि हिप्नोसिस क्या होता है। यहाँ पर हिप्नोसिस अपने वश में करते हैं। ठीक है, पेशेंट का यहाँ पर पूरा ध्यान लगाते हैं। और लास्ट वन है सपोर्टिव थेरेपी। सपोर्टिव थेरेपी के अंदर जो साइकोथेरेपी है प्रेजेंट कंडीशंस के अंदर दी जाती है। ठीक है, पहले की कोई छोड़ो, सारी बात छोड़ो, अब एट ए प्रेजेंट। ठीक है, नाउ ए डे, नाउ ए टाइम, आज की टाइम, इस टाइम जो अपन काम करें उस टाइम पर क्या हो रहा है, बस उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन को देखते हैं यहाँ पर। और प्रेजेंट कंडीशन के अंदर अपन सपोर्टिव थेरेपी देते हैं। उसके अंदर मैंने कुछ स्टेप बताई है। ठीक है, ये जो मैं स्टेप है वो 1 बाय 1 है, इसके अंदर भी मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैटर काफ़ी लंबा हो गया है। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस के अंदर फिर डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे ये भी विश्वास है कि पूरा वर्ड समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में नहीं देख पाता हूँ तो व्हाट्सअप पे बता दीजिएगा जो भी है। ठीक है, आई थिंक दिक्कत नहीं आएगी। जो सपोर्टिव थेरेपी स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। मेंटल वेंटिलेशन सबसे पहले। और मेंटल वेंटिलेशन के अपन पेशेंट्स को बोलते हैं कि मन की बातों को सबको बताइए। ठीक है, पेशेंट को अपन ये गाइड करते हैं कि आपके मन में जो है वो सबको बताओ, खुल के बताओ। ठीक है, कंप्लीट बताओ, जो भी है फाइनल सबको बताने के लिए बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन है एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, एनवायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर मतलब जैसे कि नॉन स्टिमुलेंट एनवायरमेंट है। ठीक है, मैनिक पेशेंट्स के लिए, जो पेशेंट मेनिया के रहते हैं। ठीक है, मेनिया वाले पेशेंट्स आप जानते हो, उसको ऐसे एनवायरमेंट के अंदर ले जाते हैं कि वो बिल्कुल रिलैक्स एनवायरमेंट हो, नॉन स्टिमुलेंट एनवायरमेंट हो। ठीक है, जो डिप्रेशन वाले पेशेंट रहते हैं उसको लोगों के बीच में रखते हैं। ठीक है, अलग नहीं रखते हैं, तो एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ परसुएशन। परसुएशन में यहाँ पर पेशेंट को अपन एडवाइस देते हैं ओवरकम हिज प्रॉब्लम। ठीक है, उसको तरीके बताते हैं पेशेंट्स को कि कैसे इस प्रॉब्लम से आप दूर हो सकते हो। ठीक है, ऐसे गाइड करते हैं, सजेशन करते हैं, एजुकेशन देते हैं कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हो, कैसे आप इससे हट सकते हो, विड्रॉल हो सकते हो, कैसे दूर हो सकते हो। उसके बाद में री एजुकेशन, री एश्योरेंस। ठीक है, री एजुकेशन के अंदर पेशेंट का अपन सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। ठीक है, या फिर यूँ मान लो डायरेक्टली यहाँ पर अपन साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं पेशेंट्स को। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, पेशेंट से आईपीआर बनाते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, उसको सपोर्ट देते हैं। ठीक है, एजुकेशन देते हैं। और लास्ट के अंदर सजेशन और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेन अबाउट द डिजीज़। ठीक है, जो भी डिजीज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देते हैं, कंप्लीट एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस क्लास। ये आपकी कंप्लीट हो गई है जो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी है। ठीक है, कल सेकंड जो है बिहेवियरल थेरेपी है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी इंडिविजुअल साइकोथेरेपी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस क्लास अगेन।